एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया भर की पावर्स होने के बावजूद उसने अपनी पावर्स को दिखाना जरूरी नहीं समझा। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की कुछ बड़ी से बड़ी कंपनीज खरीद ली, लेकिन लोग आज भी उसको उसकी कंपनीज की वजह से याद नहीं करते। आखिर ऐसा क्या था जो रतन टाटा को एक सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि एक ट्रस्टवर्दी इंसान बना दिया? इस सवाल का जवाब उनकी कंपनीज में नहीं बल्कि उनके डिसीजंस में छुपा है। हर इंसान अपनी जिंदगी में फैसले लेता है, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, पर रतन टाटा जी एक बार एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसला लेता हूँ और उसको सही साबित करता हूँ। जहाँ कुछ लोग सही फैसला लेने के चक्कर में टाइम का वेट करते रहते हैं, वहीं पर रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान थे जो अपने फैसले लेकर उनको टाइम आने पर सही साबित कर देते थे, और यही उनका जिंदगी जीने का तरीका था। बात है 1962 की। रतन टाटा जी की अमेरिका में आर्किटेक्चर की स्टडी कंप्लीट होती है। उनके पास एक अच्छी जॉब, नई जिंदगी और वहीं सेटल होने का मौका था। लेकिन इसी टाइम उनके पास इंडिया से एक कॉल आती है जिसमें उनकी दादी जी की तबीयत खराब बताई जाती है, और रतन टाटा जी अमेरिका से इंडिया वापस लौट आते और फिर कभी भी अमेरिका वापस सेटल होने के लिए नहीं जाते। बहुत सारे लोग इस डिसीजन को फैमिली डिसीजन कहते हैं, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटीज का पहला सबूत था। और इंडिया लौटने के बाद अगर वो चाहते तो वो किसी एक बड़े कैबिन में बैठकर अपनी शुरुआत कर सकते थे। आखिर नाम ही काफी था। लेकिन उन्होंने शुरुआत किसी एसी वाले ऑफिस से नहीं बल्कि फैक्ट्री फ्लोर से की। स्टील प्लांट की वो फैक्ट्री जहां पर उन्होंने नॉर्मल वर्कर्स के साथ रहकर काम किया, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया। उन्होंने लीडरशिप ना फाइल्स पढ़कर सीखी और ना ही अपने सीनियर से सीखी, बल्कि उन्होंने लीडरशिप नॉर्मल लोगों के साथ उनके बीच में खड़े होकर सीखी। इसीलिए जब भी वो कोई अपनी लाइफ में डिसीजन लेते थे तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं देखते थे बल्कि उन नंबर्स के पीछे खड़े चेहरे देखते थे। साल 1991 रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं। बाहर से दिखने में सब कुछ सही था, पुराना नाम, मजबूत लेगेसी, न जाने कितनी कंपनीज, लेकिन अंदर से तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। सब कंपनीज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड थी और सीनियर लीडर्स को लगता था कि ये नया चेयरमैन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और वहीं पर कुछ लोग तो उनके डिसीजंस पर खुलकर सवाल उठाते थे। ऐसे टाइम पर ज़्यादातर लोग या तो सबको खुश करने में लग जाते हैं या फिर सबसे लड़ने लग जाते हैं, पर रतन टाटा जी ने तीसरा रास्ता चुना। वो सिर्फ चुप रहे, ना किसी से बहस की, काम ज्यादा किया, और धीरे धीरे उन्होंने टाटा ग्रुप को एक सही डायरेक्शन में लाना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी का अभी सबसे बड़ा टेस्ट आना बाकी था। साल 1998 टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कार लॉन्च की, इंडिका। ये सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि ये एक सपना था कि हिंदुस्तान सिर्फ बाहर की गाड़ियां खरीदेगा ही नहीं बल्कि खुद की कार भी बनाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सपना पहली बार में सक्सेसफुल हो जाए ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर सपने पहली बार में टूटते ही हैं, और कुछ ऐसा ही रहा इंडिका के साथ भी। इंडिका की शुरुआत कुछ इतनी अच्छी नहीं रही, सेल्स गिरने लगी, कंपनी लॉस में जाने लगी और बोर्ड के अंदर बात होने लगी कि कंपनी बेच देते हैं। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये फैसला गलत नहीं लग रहा था, लेकिन हर प्रैक्टिकल डिसीजन सही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसी फैसले ने रतन टाटा जी को अमेरिका एक मीटिंग के लिए पहुंचा दिया, और ये मीटिंग ऐसी होने वाली थी जो रतन टाटा जी के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अमेरिका फोर्ड का ऑफिस। मीटिंग कई घंटों तक चली। टेबल पर कुछ नंबर्स रखे गए, कुछ रिपोर्ट्स रखी गई, और फिर एक सेंटेंस बोला गया कि जिस बिजनेस की आपको समझ ही नहीं है उसमें तुम आए ही क्यों? हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंसल्ट नहीं थी, ये किसी इंसान के सपने पर सवाल था। मीटिंग खत्म हुई, रतन टाटा जी बाहर आए। ना मीडिया में कुछ बोले, ना किसी इंटरव्यू में कुछ कहा, और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस एक खामोशी थी, और उस खामोशी में एक डिसीजन लिया गया कि टाटा मोटर्स नहीं बिकेगी। कभी नोटिस किया है जब किसी इंसान की ईगो हर्ट होती है तो वो इंसान जल्दबाजी में जवाब देता है, लेकिन जब करेक्टर हर्ट होता है तो उस टाइम में इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है। रतन टाटा जी ने भी वही किया। इंडिया लौटकर उन्होंने किसी को गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक कोशिश की और उन्होंने समझना चाहा कि गलती कहाँ हुई है। रिसर्च हुई, प्रोडक्ट्स बदले गए, टीम बदली गई, और इन सब के साथ सोच बदली गई, और धीरे धीरे टाटा मोटर्स खड़ी होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी, और इस बार मुश्किल में फोर्ड कंपनी थी।
अपने दो आइकॉनिक ब्रांड्स लैंड रोवर एंड जैगुआर दोनों को बेचने की नौबत आ चुकी थी और उन्हें खरीदने के लिए एक नाम सामने आया, टाटा ग्रुप। और हिस्ट्री ने फिर से दोनों को एक ही टेबल पर बिठा दिया, डील हुई। और इस बार चीजें बहुत अलग थी। इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को एक बात कही। उन्होंने बोला कि आप हमारी ये दोनों ब्रांड्स खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। और बहुत से लोग इस मोमेंट को बदला कहते हैं, लेकिन ये कोई बदला नहीं था और ना ही किसी की बेइज्जती की गई थी और ना ही रतन टाटा जी ने किसी को पुरानी बात याद दिलाई। क्योंकि जब काम बोलने लगता है तो अल्फाजों की अहमियत नहीं रहती। लेकिन अगर रतन टाटा जी का माइंडसेट सिर्फ बिजनेस तक होता तो उनकी कहानी यही खत्म हो जाती। लेकिन उनकी कहानी वहां से शुरू हुई थी जहां से उन्होंने प्रॉफिट को देखना छोड़ दिया। एक दिन वो मुंबई की सड़क पर जा रहे थे, बारिश का मौसम था। उन्होंने एक फैमिली के 4 मेंबर्स को स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए देखा और इसी टाइम उनके माइंड में एक थॉट आया, क्या इन फैमिलीज के लिए कोई एक ऐसी अफोर्डेबल कार नहीं बन सकती जिसमें ये आराम से ट्रैवल कर लें और इनको थोड़ी सेफ्टी मिल जाए। और इसी थॉट ने इंडिया को नैनो दी। अगर आज के टाइम में वैसे देखा जाए तो नैनो को इंडिया में किसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह नहीं माना जाता। लेकिन हर प्रोजेक्ट का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट्स ये बताने के लिए होते हैं कि जिस इंसान का इसके पीछे दिमाग था उसकी नजर सिर्फ मार्केट पर थी या लोगों पर, और रतन टाटा जी की नजर अक्सर लोगों पर रहती थी। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बात का सबूत कुछ ही सालों के बाद पूरा देश देखने वाला है। 26 नवंबर 2008 मुंबई, ताज होटल। एक आम रात जो कुछ ही मिनटों में भारत की सबसे दर्दनाक रातों में से एक बन गई। 10 terrorists from Pakistan attacked the Indian city of Mumbai. The attacks, including a 4-day siege of the Taj Hotel, killed 166 people. 9 attackers were gunned down by Indian security forces. अब पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। इंश्योरेंस, लॉस, डैमेज, रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि बिजनेस की दुनिया में आमतौर पर सबसे पहले यही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ने सबसे पहला सवाल कुछ और पूछा, हमारे लोग कैसे हैं। वो हॉस्पिटल गए, इंजर्ड लोगों से मिले, उन परिवारों के घर गए जिन्होंने इस हादसे में अपने किसी को खो दिया था और जिनका टाटा ग्रुप से कोई वास्ता भी नहीं था, उन तक भी मदद पहुंचाई। कई फैमिलीज को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली गई। और ये सब इसलिए नहीं कि ये लोग कहता है, बल्कि ये उनके अंदर की आवाज थी। वो चाहते थे इस हादसे में जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनको जैसे भी मदद की जा सके वो कर सके। और यही रतन टाटा जी का असली माइंडसेट समझ आता है। सबसे पहले बात हुई थी फोर्ड की, वहाँ ईगो से ऊपर डिसीजन। उसके बाद बात हुई नैनो, वहाँ प्रॉफिट से ऊपर इंसान। और ताज होटल, वहाँ बिजनेस से पहले जिम्मेदारियां। अलग अलग इंसिडेंट्स पर एक ही सोच। 9 अक्टूबर 2024 जब रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कर गए, उस दिन सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड ने उन्हें याद नहीं किया, उन्हें हर एक इंसान ने याद किया। वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी किसी भी प्रोफेशन से हो, उनको सबने याद किया। और शायद इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा गया था, आखिर रतन टाटा जी में ऐसा क्या था जो सिर्फ उन्हें सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि एक ट्रस्टवर्दी इंसान बना गया। अब शायद इस वीडियो में आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। इसलिए आज जब भी टाटा नाम सुना जाता है तो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी याद नहीं आती, बल्कि एक चेहरा, एक मुस्कुराहट, एक सादगी और एक इंसान, रतन टाटा।